सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से किसके विरुद्ध थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बुद्धवाद और जैनवाद यह दोनों आंदोलन आवश्यक रूप से किसके विरुद्ध थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। आपको बता दें दोस्तों कि बुद्धवाद और जैनवाद अनिश्वरवादी धर्म थे और इन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाजों एवं कर्मकांडों का विरोध किया था और इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ एग्जाम में। आपको बताना है कि महावीर और बुद्ध इन दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंबिसार। आपको बता दें दोस्तों कि महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया और महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला या विदेहदत्ता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है? आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है इनमें से किसके पर्याय हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अहिंसा, नॉन वायलेंस। बता दें कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म अहिंसा के ही पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बार पूछता है कि मगध की राजधानी कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजगीर। आपको बता दें दोस्तों कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगीर थी और इसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मगध का कौन सा शासक था जो बुद्ध का समकालीन था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बिंबिसार। बता दें कि बिंबिसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था और यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था और इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, तो पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? आपको बताना है जो पंचमार्क सिक्का है वह कहाँ चलता था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मौर्य काल में। बता दें कि पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूमिस्मैटिक। बता दें कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इसी तरह बात करें दोस्तों, आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन को कहते हैं और जबकि हिस्टोरियोग्राफी किसी विषय विशेष के इतिहास का सारांश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आपको बताएं जो शिशुनाग था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैशाली में। आपको बता दें कि शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सराज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया और इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवंती। आपको बता दें कि आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था और यह महाजनपद 2 भागों में बटा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पटना शहर का पुराना नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है जो पटना था उसका पुराना नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पाटलिपुत्र। आपको बता दें जो पटना का पुराना नाम था वह पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अलेक्जेंडर ने
भारत पर आक्रमण कब किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी बार कहा जाए हर बार रिपीट होता है आने वाले एग्जाम में। बताना है कि जो अलेक्जेंडर था उसने भारत पर आक्रमण कब किया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ईसा से 326 वर्ष पूर्व। बता दें कि सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर हाइडेस्पीड या बितस्ता, जिसे झेलम कहते हैं, के युद्ध में पोरस को हराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नंद वंश। आपको बता दें कि यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का काल था और इस समय धनानंद का शासन काल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? आपको बताना है कि जो सिकंदर था उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेबीलोन। बता दें कि सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुए थे और सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था और 326 ईसा पूर्व में उसने भारत विजय के लिए अभियान चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि कौन सी नदी थी जो सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ब्यास। आपको बता दें दोस्तों कि ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था और यहीं से वह वापस लौट गया। अतः ब्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो किस यूनानी शासक को इतिहास का जनक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेरोडोटस। आपको बता दें कि यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है जो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश कौन सा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौर्य वंश। आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था और यह विशाल साम्राज्य ऑक्सस नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत नहीं आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलंबस। आपको बताएं दोस्तों कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और वास्को डी गामा 1948 यानी 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई, जबकि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। अतः कोलंबस भारत नहीं आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो मेगास्थनीज है वह किसके दरबार में था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बता दें कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है जो मेगास्थनीज द्वारा कौन सी रचना थी, जिस ग्रंथ था जिससे भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिका। आपको बता दें दोस्तों कि मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है और मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इसके पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चाणक्य ने। आपको बता दें कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री व प्रधान पुरोहित था और वह बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण एवं उसके मार्ग निर्देशक का कार्य करता था, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। बताना है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त। आपको बता दें दोस्तों कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के श्रवण बेलगोला में सल्लेखना द्वारा मृत्यु का वरण किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। आपको बताना है कि चाणक्य जो था वह इनमें से किसका प्रधानमंत्री था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य। बता दें कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने विस्तृत मगध साम्राज्य की स्थापना की और चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो चाणक्य था उसको निम्न में से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी विष्णुगुप्त। आपको बता दें कि चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य नामों से जाना जाता है और पुराणों में इन्हें द्विजर्भस यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। उन्होंने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की और अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं और इनके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राज्य वंश कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से प्राचीनतम राजवंश कौन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नंद वंश। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे प्राचीनतम राजवंश नंद वंश है और नंद वंश का जो शासन काल था दोस्तों वह 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व था। अगर हम मौर्य वंश की बात करें दोस्तों तो इसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था, जबकि गुप्त वंश का जो शासनकाल था दोस्तों यह 320 से 554 ईस्वी था तथा पल्लव वंश का शासनकाल 171 ईसा पूर्व से 26 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था। आपको बताना इनमें से किसको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी संघमित्रा। आपको बता दें कि अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था और इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा